यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एडुटेरिया का जो टेस्ट नंबर यहाँ पर फुल लेंथ नंबर 5वां है, ठीक है, 5वां नंबर टेस्ट है। चौथा नंबर मैं आपको कल दिखा चुका था, लास्ट पार्ट सेकंड नंबर पार्ट 1 में दिखा चुका था उससे पहले, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो 5वां नंबर यहाँ पर फुल लेंथ टेस्ट रहेगा ये, इसको भी पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर करेंगे, राइट। तो देखो यहाँ से पार्ट 1 जो यहाँ से देखेंगे, इसमें 1 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इसको, और यहाँ से करीब 75 और 80 क्वेश्चन नंबर तक यहाँ से करेंगे, राइट। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से यहाँ से। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। और जो ये टेस्ट है अभी 16 तारीख जो कि कल थी, तो कल का यहाँ टेस्ट है 16 तारीख का, ठीक है। आज 17 तारीख है, तो यहाँ से आज मैं इसको करा रहा हूँ, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सिंधु सभ्यता के स्थल की तथा यहाँ पर सूची 2 नदी के यहाँ पर सम्मिलित करना है, कौन कौन से यहाँ पर मैच कर रहे हैं, राइट। पहला मांडा। मांडा जम्मू में चिनाब के किनारे स्थित एक उत्तरी हड़प्पा स्थल है, ठीक है। तो क्या होगा, मांडा क्या हो जाएगा यहाँ से आपका चिनाब। आलमगीरपुर। आलमगीरपुर मेरठ में सबसे पूर्वी हड़प्पा स्थल है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका हिंडन पर, ठीक है, जो यमुना के यहाँ पर एक सहायक नदी हिंडन की नदी के किनारे स्थित है। दैमाबाद। दैमाबाद आपका महाराष्ट्र में सबसे दक्षिणी यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ से जो गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है प्रवरा, उसकी तट पर स्थित है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ये इसमें हो जाएगा, ठीक है। सुक्तांगेडोर। सुक्तांगेडोर आपका हो जाएगा पहला, यहाँ पर दास्क, राइट। तो आंसर यहाँ से इसका जो हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से इसमें हो जाएगा आंसर 2341, 2341 बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2। एशिया का ज्योतिकुंज किसे कहा जाता है? एशिया का ज्योतिकुंज किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरे का सी, गौतम बुद्ध, ठीक है। गौतम बुद्ध जो है, ये गौतम धर्म यहाँ पर जो बुद्ध धर्म है उसके संस्थापक गौतम बुद्ध को 563 ईस्वी से 483 ईस्वी के पूर्व यहाँ पर एशिया का प्रकाश यहाँ पर इनको कहा जाता था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर उनकी जो शिक्षाएं दुनिया को यहाँ पर ज्ञान, शांति और आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान किया था। इस वजह से क्या इनको यहाँ पर ज्योति की पूंजी से कहा जाता है, राइट। तो आंसर यहाँ से सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है। 6ठी शताब्दी से पूर्व में कोसलमा जनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। दूसरी बात, प्रथम जैन संगीति का आयोजन वल्लभी गुजरात में हुआ था, ठीक है। सेकंड बात यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रथम जैन संगीति का आयोजन 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में संपन्न होता, ना कि गुजरात में, गलत हो गया। तीसरा, गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश कोसलमा जनपद में दिया था, ये भी बात करेक्ट है, ठीक है। तीसरा, लिंगायत संप्रदाय शैवों का सबसे प्राकृतिक समुदाय था, है ना, सबसे प्राचीन समुदाय था, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि शैवों का सबसे सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय पशुपत संप्रदाय था, ना कि लिंगायत। तो यहाँ से गलत हो जाएगा। आंसर हमारा 1 और 3 सही है। पूछा क्या सही कौन सा है, तो 1 और 3 सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 यहाँ से, सम्राट अशोक जो है उनकी किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथे का यहाँ से ये पहला, ए यहाँ से क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौर्य वंशी सम्राट जो अशोक थे, इनके विश्व के महानतम शासकों में से एक माने जाते थे। वे अपनी कल्याणकारी योजनाएं, ठीक है, दक्ष प्रशासन और जनता के प्रति यहाँ पर अपनी जो आत्मीयता भावना है उसके कारण यहाँ पर काफ़ी प्रसिद्ध थे और लोकप्रिय थे, ठीक है। संभवतः यहाँ पर था कि जो वह भारत का पहला शासक था जिसने शिलालेख के माध्यम से अपनी विचारों को जनता तक पहुँचाने का काम किया था। आपसे पूछेगा कि शिलालेख के माध्यम से जनता तक अपने जो विचार पहुँचाने का काम किसने किया था, तो किसने किया था, यहाँ पर याद रखना सम्राट अशोक ने, ठीक है। तो और उनके शिलालेख पर कुल यहाँ पर ज्ञात संख्या अब तक 14 बताई गई थी। इन शिलालेखों में अलग अलग बातें बताई गई थी, है ना, उन पर चर्चा की गई थी, और उस शिलालेख में संबंध में जो पशु बलि थी उसकी निंदा की गई थी। इंपॉर्टेंट बात आपको नोट करते जाना जो मैं बताता जा रहा हूँ, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका जो चौथे का आंसर हमारा ए यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। अशोक के यहाँ पर 5वें शिलालेख का स्तंभ धम्म महापात्र की यहाँ पर नियुक्ति और यहाँ पर कार्यों से होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यहाँ पर क्या होगा, अशोक की मृत्यु उपरांत प्रथम शताब्दी यहाँ पर ईसा पूर्व में कलिंग में किस राजवंश का उदय हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 5वां में सी, चेदी वंश का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा छठे का से बी, एरन अभिलेख से, ठीक है। कहाँ से प्राप्त होता है? एरन अभिलेख से। भारत में पहली बार यहाँ पर किसी के सती प्रथा यहाँ पर प्रमाण होने का 510, ठीक है, 510 यहाँ पर ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख में मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। इस अभिलेख में किसी भोज राजा की मृत्यु की उसकी पत्नी के यहाँ पर सती होने का उल्लेख दिखाया गया था।
क्वेश्चन नंबर 7 है, अलबरूनी, फिरदौसी और उत्बी तथा फारूकी जैसे मध्यकालीन विद्वान किसके दरबार में सुशोभित करते थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वें का महमूद गजनवी। सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, महमूद गजनवी का शासनकाल क्या था, 998 से 1030 तक। ठीक है, याद लिख लेना साइड में। मध्य एशिया के गजनी साम्राज्य का एक प्रतिभाशाली शासक था। वह भारत में 17 बार आक्रमण करने का कारण यहाँ पर विशेष रूप से प्रसिद्ध हुआ था। वह सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक में से कौन था, आपसे पूछेगा तो इंपॉर्टेंट है, महमूद गजनवी। लिख लो पॉइंट। ठीक है, अलबरूनी, फिरदौसी, उत्बी और फारूकी जैसे मध्यकालीन विद्वान महमूद गजनवी के दरबार में सुशोभित थे। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। 8वां नंबर है, कथन ए और विकल्प। यहाँ पर कथन एक और दे रखा है ना, कथन ए कथन ए 2 बार दे रखा है इसमें। यहाँ पे आर होगा ना, कथन ए के बाद यहाँ पर कारण आर होना चाहिए था। राइट, कारण आर यहाँ पर देखते हैं इसको। अच्छा, नीचे दिया हुआ है, मुझे लगा दोनों कथन ये दे रखा है ना। ये कथन ए है ऊपर और ये आर है। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत संगम नाम के वंश की स्थापना हरि और बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 में की थी। पहली बात क्या होगी, पहली बात एकदम करेक्ट है, सही बता रहा है। हरि और बुक्का के पिता का नाम संगम था। ठीक है, दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है ना। तो ए यहाँ से क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वें का ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। यहाँ पर बोला भक्ति आंदोलन का विकास किस यहाँ पर वैष्णव संत और किसके द्वारा पर किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 यहाँ से। ये देखो यहाँ पर जो भक्ति आंदोलन का विकास 12 है ना, अलवार जो वैष्णव संत थे। राइट, और यहाँ पर 63 संतों द्वारा पर निराधार संतों द्वारा किया गया था। तो 12 और 63 यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो आंसर क्या होगा, आंसर 12 और 63 बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10वां, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। रुपया, राइट, आपका रुपया यहाँ से हो जाएगा, ये आपका चांदी का सिक्का था। ठीक है, मुगल काल में विशेषकर अकबर से लेकर औरंगजेब तक यहाँ पर उसकी तक यहाँ पर काल जो समृद्ध राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को लेकर यहाँ पर बताया गया था। इस दौरान अनेक प्रकार के सिक्कों का प्रचलन हुआ था जो राज्य के यहाँ पर आर्थिक संपन्नता का घोतक माने जाते थे। ठीक है, तो मैच करते हैं। मुहर क्या था, मुहर सोने का सर्वाधिक प्रचलित सिक्का था। ठीक है, सोने का सबसे प्रचलित सिक्का आपका हो जाएगा इसमें ये वाला, है ना। आगे सेकंड का 4, ठीक है, सेकंड का 4 इलाही आपका हो जाएगा क्या, इलाही आपका हो जाएगा इसमें 2, सोने का गोलाकार का सिक्का। ठीक है, ये इलाही हो गया। और रुपया क्या था, रुपया चांदी का सिक्का होता था, तो रुपया हमारा हो जाएगा चांदी का सिक्का। और शहंशाह आपका सोने का सबसे बड़ा सिक्का होता था। राइट, तो आंसर हमारा हो जाएगा 10वें का कौन सा, 10वें का जो करेक्ट आंसर यहाँ से ये 3421 मतलब ए स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर है, मराठा प्रशासन के अंतर्गत चिटनीस किस विभाग का प्रभारी होता था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वें का ऐसे, ये होता था राजकीय पत्र विभाग। ठीक है, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। मुगल प्रशासन में मुख्य रूप से 8 विभागों के अंतर्गत वर्गीकृत किया था, जिसमें अष्टप्रधान यहाँ पर कहा जाता था। इसमें प्रमुख थे पेशवा। ठीक है, पेशवा के बाद यहाँ पर क्या था, पेशवा प्रधानमंत्री होते थे। और सर नौबत यहाँ पर सैन्य विभाग को देखता था। राइट, और यहाँ पर अमात्य था, अमात्य जो आय व्यय है उसका लेखा जोखा देखता था। ठीक है, चिटनीस आपका क्या होगा, चिटनीस आपके राजकीय पत्र विभाग था। और सुमंत आपका विदेश मंत्री था। व्याख्यानवीस सूचना एवं गुप्तचर विभाग था। पंडित राव धार्मिक विभाग का प्रधान मानते थे। और न्यायाधीश न्याय प्रशासन का प्रमुख मानते थे। तो ये सब यहाँ पे इसके आप पॉइंट लिख सकते हो कौन कौन आमने सामने से करके। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा इसका सी यहाँ से 11वें का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, मोहम्मद बिन तुगलक ने अब राजधानी दिल्ली को कहाँ स्थानांतरित किया था। आंसर हो जाएगा 12 बी, दिल्ली से देवगिरी। क्वेश्चन 13 है, निम्नलिखित में से उत्तर मुगलकालीन शासकों पर विचार करना है। शाह आलम द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, अकबर द्वितीय और शाहजहां तृतीय। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ से। यहाँ से देखो आंसर हो जाएगा हमारा, ये होगा पहला आएगा आपका आलमगीर द्वितीय, बी नंबर। ठीक है, आलमगीर द्वितीय बी। उसके बाद आएगा आपका शाहजहां तृतीय, डी। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा ए मतलब शाह आलम द्वितीय। और उसके बाद आएगा सी अकबर द्वितीय। ये इसके यहाँ से ऐसे मैच करेगा। तो आंसर क्या होगा, बी डी ए सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
सन भी देख लेते हैं कब कब है। आलमगीर द्वितीय आपका यहाँ से हो जाएगा बी नंबर में जो था 1754 से 59। डी नंबर में क्या है, शाहजहाँ तृतीय ना, शाहजहाँ तृतीय आपका हो जाएगा 1759 से, लिखते जाओ पॉइंट आप, 1759 से 60 तक। ए नंबर में क्या है, शाह आलम द्वितीय हो जाएगा यहाँ से आपका 1759 से 1806। बच्चा कौन सा, सी नंबर, यहाँ पर अकबर द्वितीय जो था 1806 से 1837, यहाँ पे लिखोगे 1806 से 1837। ठीक है, आंसर ऐसे मैच होगा 13 का यहाँ से आ जाएगा करेक्ट आंसर ये सी। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध रंपाओ का विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का, ये हुआ था आंध्र प्रदेश में, बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, यह बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध था। 1857 के विद्रोह के संबंध में उपरोक्त जो हमारा ये वक्तव्य था, किसने कहा था, या किसका वक्तव्य है ये कि यह बर्बरता और सभ्यता के बीच यहाँ पर युद्ध था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का यहाँ से, ये है टी.आर. होम्स। ठीक है, ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर, लड़कियों के विवाह के लिए न्यूनतम आयु तय करने के लिए एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब पारित यहाँ पर किया गया था? आंसर हो जाएगा 16 का, ये पारित किया गया था 1891 में, डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, सूची 1 और सूची 2 को मैच करते हैं। बहिष्कृत हितकारिणी सभा क्या हो गया यहाँ से, जो बहिष्कृत हितकारिणी सभा हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका 1924 में। ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी 1964। ठीक है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो जाएगा 1925, समय मैच कर रहा है। ठीक है, ये आगे खुदाई खिदमतगार संगठन 1929, तो यहाँ से जो मैच कर रहे हैं आंसर, सी और डी तो सामने मैच कर रहे हैं, तो आंसर इसका हो जाएगा 17 का आपका बी नंबर स्टेटमेंट। ठीक है, 2, 1, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 18 है, कथन 1 और कारण आर यहाँ पर दे रखा है। इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में लाया गया था, एक प्रगतिशील कदम था। पहला क्या होगा, 18 का पहला स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है। दूसरा, इल्बर्ट बिल के द्वारा भारतीय मजिस्ट्रेटों को यूरोपियन अधिकारियों के मुकदमे का निर्णय का अधिकार दिया जाना था। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी यहाँ से इसकी करेक्ट है। ठीक है, दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है इल्बर्ट बिल के बारे में, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 18 का, ए यहाँ से करेक्ट है और इसकी व्याख्या भी कर रही है। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ से निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। पहला, कांग्रेस की स्थापना से संबंधित सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला लाला लाजपत राय द्वारा किया गया था। पहली बात क्या होगी, पहली बात 19 के यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, कांग्रेस की स्थापना के संबंधित षड्यंत्र सिद्धांत का प्रतिपादन भी लाला लाजपत राय द्वारा किया गया था। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से इसकी गलत है। ठीक है, सेकंड बात यहाँ से इसकी गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो कांग्रेस की स्थापना एओ होम द्वारा की गई थी, ब्रिटिश शासन ने सुरक्षा वाल्व के रूप में यहाँ पर किया था इसको। ठीक है, तो यहाँ पर जिसका प्रतिपादन था, इस षड्यंत्र का सिद्धांत था कि जिसका प्रतिपादन आर.पी. दत्त ने किया था, है ना, तो आर.पी. दत्त, यहाँ लाजपत राय होगा, आर.पी. दत्त होगा, यहाँ से गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, ए यहाँ से इसका 19 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि संसार में कहीं कोई पाप है तो वह दुर्बलता, हमें हर प्रकार की कमजोरी या दुर्बलता को दूर करना चाहिए। दुर्बलता पाप है, दुर्बलता मृत्यु के समान है। ये वक्तव्य किसका है, किसने यहाँ पर कहा है? आंसर हो जाएगा 20 का सी, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 21, कथन ए और कारण आर यहाँ पर दे रखा है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में भारत में उग्र राष्ट्रवाद का उभार हुआ था। ठीक है, पहला क्या होगा, पहली बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। दूसरी बात, तरुण राष्ट्रवादी कांग्रेस के पहले 15 से 20 वर्षों की उपलब्धि में संतुष्ट थे। सेकंड बात भी हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट है। ठीक है, 20वीं शताब्दी में प्रारंभिक दशकों में भारत में उग्र राष्ट्रवाद का तेजी से उभार हुआ था, जिसके पीछे यहाँ पर बंगाल विभाजन आदि से यहाँ पर जुड़े असंतोष थे। लेकिन इनसे सबसे महत्वपूर्ण यह था कि यहाँ पर इस दौर में तरुण मतलब युवा राष्ट्रवादी का प्रभाव बढ़ा था और तेजी से यहाँ पर हो रहा था। जो कांग्रेस की जो विनय नीति थी उसको लेकर के यहाँ पर संतुष्ट नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों बातें करेक्ट है। तरुण मतलब होता है युवा। ठीक है, तो दोनों बातें सही, आंसर यहाँ से 21 का ए करेक्ट हो जाएगा।
22, बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में कलकत्ता में किस स्थान पर स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी? आंसर हो जाएगा 22वें यहाँ से टाउन हॉल से, है ना। सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। 23 देखते हैं। इसमें बोला विदेशी धरती पर सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस वर्ष फहराया गया था? आंसर हो जाएगा 23 का यहाँ से करेक्ट आंसर 23 का होगा यहाँ से आपका बी 1907 में, ठीक है। बी 1907 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहली बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किसी विदेशी धरती पर 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टटगार्ट शहर में फहराया गया था। यह ध्वज भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक मैडम बीकाजी कामा द्वारा पर फहराया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का। ये की गई थी 1913 में सैन फ्रांसिस्को, राइट। तो ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर, मोहम्मद इंग्लो यहाँ पर जो लिटरेरी सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? आंसर हो जाएगा 25 का यहाँ से ये थे अब्दुल लतीफ़। सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब्दुल लतीफ़ ने 1863 में तत्कालीन कलकत्ता में यहाँ पर जो इसकी स्थापना की थी, ठीक है। इस संगठन का उद्देश्य था कि यहाँ पर इस्लाम में जो अनुयायी हैं उनको धार्मिक संकीर्णता से बाहर निकालना और उन्हें आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना। सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 26 नंबर है, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 1947 के संबंध में आपको विचार करना है। ये विधेयक 10 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था। पहली बात क्या होगी? पहली बात हमारे यहाँ से इसकी ये जो यहाँ से होगा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये विधेयक था ये 4 से 5 जुलाई 1947 को किया गया था ना कि 10 जुलाई को, तो गलत हो जाएगा। ये विधेयक 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ब्रिटेन का उच्च सदन द्वारा पास किया गया था। सेकंड बात भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये विधेयक 15 जुलाई को है ना कि 15 जुलाई को यहाँ पर जो था 15 जुलाई को 1947 को ब्रिटेन में निम्न सदन में यहाँ पर पेश किया गया था, राइट। तो उच्च सदन में नहीं किया गया था, गलत हो जाएगा। ये विधेयक 16 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में ब्रिटेन के निम्न सदन में पेश किया गया था। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि विधेयक 16 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास किया गया था। कब? 16 जुलाई को, ठीक है। तो ये पेश किया गया था हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स हमारा क्या था? उच्च सदन था, तो गलत हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से निम्न सदन बोल रहा है ये, क्योंकि यहाँ पर देखो हाउस ऑफ लॉर्ड्स हम लोगों ने क्या देखा था, यहाँ पर ब्रिटेन का उच्च सदन था और हाउस ऑफ कॉमन्स यहाँ पर ब्रिटेन का निम्न सदन पेश किया गया था 16 में। तो आपका ये पॉइंट जो है इसका वाला तीसरा पॉइंट, इसको देखता हूँ। देखो यहाँ से ये पॉइंट इसका जो होगा तीसरा वाला, ये थोड़ा सा मिस्टेक लग, चलो अब देखते हैं। ये ब्रिटिश सम्राट ने 18 जुलाई 1947 को उस पर हस्ताक्षर कर दिए थे, ठीक है। तो ये क्या होगा? चौथी बात जो हमारी रहेगी यहाँ से ये यहाँ से करेक्ट होगा। चौथी वाली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि 18 जुलाई 1947 को उस पर हस्ताक्षर की गई थी। ये बात इसकी करेक्ट है। बाकी यहाँ पे जो गलत स्टेटमेंट हमारे तीनों हैं, दो मैंने बताया, तीसरा थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, इसको फिर से देखते हैं। ये बोला ये विधेयक 16 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटेन के निम्न सदन में पेश किया गया था, ठीक है। तो ये विधेयक 15 जुलाई को, अच्छा यहाँ पर 15 जुलाई होना चाहिए था, ठीक है। थोड़ा सा यही मिस्टेक हो रहा था, या 15 जुलाई को, बाकी सब बात सेम है, या 15 जुलाई होना चाहिए, राइट। तो ये देखो कहाँ पर कौन सी बातें गलत है, वो बातें आपको लिख लेनी है। इससे यहाँ पर उच्च सदन नहीं होगा, यहाँ पर निम्न सदन होगा, ठीक है। यहाँ 10 जुलाई नहीं होगा, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 4 से 5 जुलाई था, ठीक है। तो ऐसे करके जो बातें गलत है आप इसको गोला करके लिख सकते हो। आंसर यहाँ से क्या होगा? 26 का 1 केवल यहाँ से करेक्ट है, सही पूछा। तो क्वेश्चन नंबर 27, लिनलिथगो आयोग 1928 के संबंध में विचार करना है कि किस क्षेत्र से यह संबंध रखता था। आंसर हो जाएगा 27 का से ये कृषि सुधार से रखता था, ठीक है। 28, निम्नलिखित घटनाक्रम पर विचार करना है। प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा, वुड शिक्षा डिस्पैच, हिंदू विधवा जो पुनर्विवाह था ये, और यूरोपीय सैनिकों का श्वेत विद्रोह। तो इन्होंने बोला घटित होने का सही क्रम यहाँ पे क्या हो सकता है, ठीक है। सही क्रम आपको तब पता होगा जब इनके आपको सन पता होंगे कब कब यहाँ पर ये सब हुआ है, राइट। तो देखो पहला हमारा हो जाएगा आंसर वुड का शिक्षा संबंधी डिस्पैच। वुड का शिक्षा संबंधी डिस्पैच हमारा ये इसमें कब हुआ था? 1854 में, ठीक है। तो यहाँ पर बी नंबर हो गया। उसके बाद होगा आपका सी नंबर, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ये कब हुआ था? 1856 में। उसके बाद क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? बी सी। उसके बाद होगा डी,
यूरोपीय सैनिकों का श्वेत विद्रोह, ये कब हुआ था? 1859। 1800 यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। आगे क्या है? बी सी डी हो गया, बचा क्या? ए, प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा, ये हुई थी 1921 में, 1921, ठीक है। तो आंसर हमारा ए। बी सी डी ए, बी सी डी ए कहाँ पर आ रहा है? बी सी डी ए मतलब बी नंबर में हमारा 28 का करेक्ट आंसर है। 39 नंबर यहाँ से, हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का घनश्याम दास बिड़ला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1932 ईस्वी में पुनः समझौते के बाद महात्मा गांधी की यहाँ पर रुचि समझौता आंदोलन में नहीं थी और अब ये पूरी तरह से अस्पष्टता उन्मूलन कार्यक्रम में लग गए थे, ठीक है। तो ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत छोड़ो आंदोलन जो है यहाँ पर, इसके दौरान महात्मा गांधी को बंदी बनाकर कहाँ रखा गया था? आंसर हो जाएगा 30 का ए, 30 का बी, पूना, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रस्तावित पारित होने के 9 अगस्त 1942 को ब्रिटिश सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर के तहत यहाँ पर कार्रवाई करते हुए कांग्रेस के सभी प्रमुख नेताओं का गिरफ्तार कर लिया था और महात्मा गांधी को पर गिरफ्तार करके पुनः आगा खां महल में 6 मई 1944 तक नजरबंद रखा था। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ से सही है? ठीक है, एक्सरे एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। पहली बात क्या होगी? पहली बात हमारे यहाँ से जो रहेगा, एक्सरे एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, करेक्ट है। दूसरी बात, एक्सरे पर विद्युत क्षेत्र और ना ही यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव पड़ता है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात हमारे यहाँ से इसकी, यहाँ पर देखो, इन पर ना तो विद्युत क्षेत्र में ना तो चुंबकीय और ना ही यहाँ पर इसका कोई प्रभाव पड़ता है, इसलिए यहाँ पर किसी भी क्षेत्र में यहाँ पर ये विक्षेपित नहीं किया सकता इनको, है ना। तो ये भी बात हमारी गलत, करेक्ट है। पहले भी करेक्ट थी। गामा किरणें की जो हमारी भेदन क्षमता होती है अत्यधिक होती है, ठीक है। गामा किरणें की भेदन क्षमता होती है अत्यधिक होती है और इसका उपयोग जो होता है ये नाभिकीय विक्रिया द्वारा कृत्रिम रेडियोधर्मिता में किया जाता है। तीनों बातें करेक्ट है, मतलब एक से अधिक, तो आंसर डी यहाँ से करेक्ट है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में से क्या होता है जब नेत्रिका और अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी छोटी कर दी जाती है? आंसर हो जाएगा 32 का ए, आवर्धन क्षमता उतना ही अधिक होता है इसका, ठीक है। ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। 33, निम्नलिखित पर आपको विचार करना है कौन सा सही होगा? किसी तार का प्रतिरोध आर उस तार के सापेक्ष यहाँ पर वोल्ट था तथा उसमें विद्युत धारा प्रवाहित अनुपात को बराबर होता है किसके, है ना। तो यहाँ पे जो 33 है इसका यहाँ से पहला स्टेटमेंट है करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, सोलर स्थिरांक मान इसका 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर होता है, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। तो दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है, तार का प्रतिरोध वाला और यहाँ से जो सोलर स्थिरांक बोला इसको लेकर के, राइट। तो 33 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होती है? चुंबकीय फ्लक्स की जो इकाई या मात्रक होता है ये क्या होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का यहाँ से ये होता है वेबर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 35, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए किस उपकरण का व्यापक प्रयोग हम कर सकते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का बी, अल्टीमीटर। किसका? अल्टीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी का, ठीक है। अल्टीमीटर इसका उपयोग उड़ते हुए विमान की ऊंचाई को नापने के लिए यहाँ पर किया जा सकता है। एमीटर का उपयोग, इसका उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए यहाँ पर किया जा सकता है। एमीटर और अल्टीमीटर में याद रखना है ना, एमीटर मत मारना। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या नहीं करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, रेडियोधर्मिता का नियम। रेडियोधर्मिता का नियम जो होगा ये डाल्टन के सिद्धांत को यहाँ से फॉलो नहीं करता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 37, निम्नलिखित में से कौन सा अनवनीकरण ऊर्जा का स्रोत है? ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 के यहाँ से ये है डी नंबर। उपरोक्त में से एक से अधिक कौन कौन सा? देखो, हमारे जो अनवीकरणीय ऊर्जा है इसका स्रोत जिसे गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है, राइट। ये यहाँ पे हो जाएगा कहा जाता है और वह ऊर्जा में स्रोत है जो सीमित मात्रा में उपलब्ध होता है, जिसे बनने में लंबा समय लगता है, जैसे कि कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस। कोयला है ना, पेट्रोल आपको हो जाएगा यहाँ से और प्राकृतिक गैस हो जाएगा, राइट। नवीकरणीय ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो प्राकृतिक स्रोत से निरंतर उपलब्ध होती रहती है और पुनः उत्पन्न की जा सकती है। इसमें शामिल होती है सौर ऊर्जा, ठीक है, और पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा हमारा नवीकरणीय ऊर्जा में आ गया। और यहाँ पे हो जाएगा जल विद्युत ऊर्जा और जैव ऊर्जा, ठीक है। परमाणु संयंत्र से उत्पादित बिजली, ये यहाँ से इसका इसमें हो जाएगा। तो यहाँ से ए और सी इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन बी वाला हमारा नवीकरणीय ऊर्जा में आ जाएगा। तो एक से अधिक आंसर हमारा डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा 37 का। 38 देखते हैं, सर्पी घर्षण बल
क्या है, इनमें से किसकी बात यहाँ पर बताता है सर्पी घर्षण बल को? करेक्ट आंसर हो जाएगा जो हमारा समतल जो फिसलकर चलने वाली वस्तु का एक विरोध करने पर जो बल होता है वो हमारा सर्पी घर्षण बल होता है। ठीक है, बी क्या होगा यहाँ से? करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, तो 38 का बी यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें पदार्थ के कण ऊष्मा के स्रोत से ऊष्मा ग्रहण करके अन्य भागों में चले जाते हैं तथा उनके स्थान पर अन्य कण यहाँ पर ऊष्मा स्रोत के पास ऊष्मा ग्रहण करने आ जाते हैं, क्या कहलाते हैं? आंसर हो जाएगा ये कहलाते हैं संवहन। बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संवहन होता क्या है? देखो, संवहन ऊष्मा संचरण की वह विधि है जिसमें पदार्थ का कण ऊष्मा के स्रोत से ऊष्मा ग्रहण करके यहाँ पर अन्य भागों में चले जाते हैं और उनके स्थान पर अन्य कण उसमें ऊष्मा का स्रोत को लेकर के ऊष्मा ग्रहण करने आ जाते हैं। यह विधि संवहन कहलाती है। उदाहरण के लेकर पानी का उबलना। लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लगभग कितना होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 का, से ये होता है 6200 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम तक। राइट, तो आंसर यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानो यहाँ पर जो शरीर है उसकी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 का यहाँ से ये पाया जाता है ऑक्सीजन। ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना? 65% यहाँ पर करीब इसका पाया जाता है। ठीक है, कार्बन 18%, हाइड्रोजन जो हमारा होगा 10% और नाइट्रोजन 3%। जल का अस्थायी कठोरता मुख्य कारण क्या है इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 का कैल्शियम और मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट इसका मुख्य कारण होगा। ठीक है, तो यहाँ से आंसर बी यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। जल की जो स्थायी कठोरता है उसमें उपस्थित कैल्शियम व मैग्नीशियम सल्फेट व क्लोराइड इसके कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार करना है। हाइड्रोजन का भौतिक रूप से गैस या तरल रूप में संग्रहित किया जा सकता है। ठीक है, पहली बात क्या होगी? पहली बात करेक्ट है। हाइड्रोजन को तरल रूप में संग्रहित करने के लिए क्रायोजेनिक तापमान की आवश्यकता होती है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा? दोनों बातें करेक्ट, तो 43 का आंसर सी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ से कार्नोटाइड और पिच ब्लेड निम्नलिखित में से किस धातु के अयस्क हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 के यहाँ से बी, ये यूरेनियम के। ठीक है, यूरेनियम के यहाँ पर जो होगा अयस्क हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है, गैस को कम तापमान और अधिक दाब पर रखकर तरल अवस्था में बदला जा सकता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है, सही है। 100 डिग्री टेम्परेचर पर वायु में सिर्फ विशिष्ट ऊष्मा होती है जबकि 100 डिग्री तापमान पर वास्तव में विशिष्ट ऊष्मा के साथ गुप्त ऊष्मा होती है। ये बात हमारे यहाँ से करेक्ट है। दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है। आंसर हो जाएगा सी यहाँ से इसका सही आंसर है, जहाँ पर दोनों बात कर रहा है 45 की। 46 नंबर, निम्नलिखित पर विचार करना है। पहला, कार्बन का शुद्ध रूप ग्रेफाइट होता है। क्या होगी पहली बात? पहली बात यहाँ से 46 की ये करेक्ट है। दूसरा, अभियांत्रिकी हीरे को उच्च ताप और दाब की प्रक्रिया से बनाया जाता है। दोनों बातें यहाँ से सही है। आंसर यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। दही में खट्टे का स्वाद होता है किसके कारण? राइट, तो कारक क्या उसमें? ये लैक्टिक अम्ल के कारण। ठीक है, ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिरका क्या कैसे खट्टा होता? तो एसिटिक अम्ल, संतरा नींबू सिट्रिक अम्ल, इमली अंगूर टैट्रिक अम्ल, टमाटर ऑक्सैलिक अम्ल। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 48, अग्निशमन कपड़े रक्षा वाहन का जो कवच होता है औद्योगिक सुरक्षा उपकरण निर्माण में निम्नलिखित में से किस फाइबर का उपयोग करते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये करते हैं, ऑप्शन यहाँ पर है केवलार। ठीक है, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवलार या केवलर। ठीक है, केवलार एक प्रकार का सिंथेटिक फाइबर है जो अपनी उच्च ताकत और हल्की वजन के लिए जाना जाता है। इसका उपयोग बुलेट प्रूफ में, ठीक है, अग्निशमन कपड़े में, रक्षा वाहन में और औद्योगिक या पर सुरक्षा के लिए उपकरण में कर सकते हैं। 49, 3 धातुओं ABC मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः -1.2 वोल्ट, -3 वोल्ट और 0.5 वोल्ट, इन धातुओं की उपचयन शक्ति क्या होती है? आंसर हो जाएगा यहाँ से एक तो बी, ए और सी, है ना। यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा बी मतलब -3 वोल्ट और ए मतलब -1.2 वोल्ट और सी मतलब 0.5 वोल्ट। ठीक है, तो आंसर यहाँ से ए 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव जो होता है अधिक ऋणात्मक होता है उसकी जो उपचयन शक्ति होती है वो अधिक होती है। ये पॉइंट आप लिख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरह बी की उपचयन शक्ति सबसे अधिक होगी तो ए बी से कम है तथा सी आंसर इसकी अधिक होगी, तो यहाँ से आंसर ए बी बी ए सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है,
सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है, देखते हैं ऐसे मैच करके। पहला बोला है 50 नंबर में, इसमें हो जाएगा अमोनिया गैस बनाने की विधि, हैबर विधि, ये लोहे का चूर्ण है ना, तो यहाँ से सही हो जाएगा। वनस्पति तेलों में कृत्रिम घी बनाना, वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाना, ये आपका हो जाएगा दूसरे का 1 निकेल, ठीक है। और सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि, ये आपका जो हो जाएगा ये वेनेडियम पेंटोक्साइड, हाँ ठीक है, तो तीसरा हो जाएगा। और जो बचा एल्कोहल से ईथर बनाना, ये आपका गर्म एलुमिना। आंसर हो जाएगा 2 1 3 4, तो 2 1 3 4 ए नंबर में करेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 51 नंबर। वसा में घुलनशील विटामिन है कौन सी, ठीक है। वसा में घुलनशील विटामिन हमारी ए डी ई के, बी सी हमारी जल में, और ए डी ई के ये हमारी वसा में घुलनशील, तो आंसर हमारा 51 का सी करेक्ट है। 52 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अक्षिया पर कलियां पत्ती और तने के जोड़ पर होती हैं, पहली बात क्या होती है, पहली बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। दूसरा, सीड्स कलियां जो होती हैं हमारी, ये पौधों की लंबाई में वृद्धि करती हैं, ये भी बात करेक्ट है। दोनों बात हमारी करेक्ट है, आपको पॉइंट बना के लिख लेना अच्छी कलियां के बारे में और यहाँ पर सीड्स कलियों के बारे में, ठीक है। तो आंसर दोनों करेक्ट है, आंसर हो जाएगा 52 का, यहाँ से दोनों बात सही है, सी। 53 हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, आंसर हो जाएगा 53 का, यहाँ से ये संपन्न होती है ग्रेना, ए यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। प्रकाश रासायनिक जो अभिक्रियाएं, इन अभिक्रियाओं में प्रकाश संश्लेषण के वे सभी मद सम्मिलित होते हैं जिनके लिए यहाँ पर प्रकाश अनिवार्य होता है। यह प्रक्रिया हरित लवक ग्रीना नामक भाग में होती है और प्रकाश की अभिक्रिया के अध्ययन यहाँ पर रॉबर्ट जो हिल है उन्होंने किया था, जिस कारण से हिल अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है इसके बारे में, ठीक है। देखो हमारा जो सही होगा 54 में ये हो जाएगा यहाँ से एसिहारा टेस्ट हीमोफीलिया की जांच के लिए किया जाता है। देखो एसिहारा टेस्ट का उपयोग बढ़ानता की जांच के लिए यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। इसका आविष्कार 1917 में डॉक्टर सिनोबु इसिहारा जापान ने किया था, तो ये गलत हो जाएगा, हीमोफीलिया नहीं होगा, ये क्या होगा बढ़ानता को लेकर करता है ना, कलर ब्लाइंडनेस जो होता है उसको बोलते हैं इंग्लिश में। मलेरिया के लिए कुनैन एक समान दवा होती है, ठीक है। कुनैन सिरकोना वृक्ष के जो छाल से प्राप्त होती है और सिरकोना का वैज्ञानिक नाम था सिरकोना ऑफिसिनिलिस कुछ ऐसा था, ठीक है। तो ये रूबिएसी परिवार का पादप है, ये कुनैन का उपयोग मलेरिया उपचार के लिए पर किया जाता है, ठीक है। कुनैन सिरकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है, सही है, तब दोनों स्टेटमेंट सही है, बी और सी, तो एक से अधिक आंसर मतलब डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 अदरक पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है, आंसर हो जाएगा 55 का, ये प्राप्त होती है प्रकंद, है ना, प्रकंद इसका करेक्ट आंसर है। कंद कहाँ से होता है, कंद आपका आलू हो जाएगा, ठीक है। और धनकंद आपका बंडा और केसर हो जाएगा, राइट। और सलकंद आपका हो जाएगा सलकंद प्याज, तो ये सब पॉइंट आप लिख सकते हो इसको। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। 56 यहाँ से शरीर में टीका लिए जाने पर बी लिम्फोसाइट्स का मुख्य कार्य क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 56 का, यहाँ से ये एंटीबॉडी का निर्माण करता है, बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 57 निम्नलिखित में से कौन सा भाग मलेरिया से प्रभावित होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 57 का, बी तिल्ली एवं आरबीसी, ठीक है। ये हमारा जो है मलेरिया से यहाँ पर प्रभावित होते हैं भाग। आगे देखते हैं क्वेश्चन 58 एक जीन एक एंजाइम की संकल्पना दी थी किसने, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये संकल्पना जो दी है ये आंसर 58 का बीडल और टेटम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 निम्नलिखित में से कौन सा लिगो से संबंधित है, लिगो से संबंधित में से कौन सा है, तो गुरुत्वाकर्षण तरंगों को पता लगाने के लिए यहाँ पर जो लिगो है इसको यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण को पता लगाने के लिए जो विद्युत चुंबकीय विकिरण का सहायता लेता है, तो यहाँ से क्या होगा, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य क्या होता है, भारी जल है इसका कार्य होता है यहाँ से कि जो न्यूट्रॉन है उन गति को कम करना, उसकी गति को बढ़ाना नहीं, उसकी गति को कम करना, राइट। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जो हमारा जल है उसका मुख्य कार्य न्यूट्रॉन की गति को कम करना होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 यहाँ से भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें निम्नलिखित शब्दों को बताना है कि यहाँ पर क्या इसका सही क्रम होगा आने वाला, आंसर हो जाएगा 61 का सही क्रम 213 मतलब अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित, ठीक है। तो आंसर 213 बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर देगा। क्वेश्चन नंबर 62 जेवीपी समिति का उद्देश्य क्या था, जेवीपी समिति है इसका क्या उद्देश्य था, राइट। इसका उद्देश्य था यहाँ पर कि जो भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग
कि औचित्य की समीक्षा करना। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 62 का डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, सूची 1 और सूची 2 को मैच करते हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर अनुच्छेद 19 एक ए 63 है ना, तो अनुच्छेद हमारा हो जाएगा इसका सी नंबर, मतलब तीसरे का वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, दूसरा अनुच्छेद 19 एक 2 इसके अंतर्गत हमारा एक मतलब एक और बी इसके तहत हो जाएगा आपका चौथा शांतिपूर्ण बिना हथियार के एकत्रित होने और सभा में करने का स्वतंत्रता, लिख सकते हो पॉइंट, है ना। ए का 3 और बी का 4। सी का हो जाएगा 19 का एक को जो सी है ये करता है संघ बनाने की स्वतंत्रता इसको होती है। ठीक है, और बचा कौन सा? 19 एक डी, ये आपका हो जाएगा दूसरा, मतलब भारत में किसी भी क्षेत्र में आगमन की स्वतंत्रता। तो आप नोट कर सकते हो पॉइंट, आंसर हो जाएगा 63 का यहाँ से सी स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। 64 है, राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है उसमें एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी, उपरोक्त में से किसका कथन था? ये आंसर हो जाएगा, ये जो कथन है ये है केटी सा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का पद प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित होकर ग्रहण किया गया था? आंसर हो जाएगा 65 का संयुक्त राज्य अमेरिका, बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66, कथन ए और कारण आर दे रखा है। सरकारी आयोग की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम होना चाहिए था। ठीक है, पहला क्या है? पहली बात यहाँ से 66 की जो रहेगी ये करेक्ट है। दूसरी बात, जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई उन्होंने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया था, ये भी बात हमारे यहाँ से करेक्ट है। दोनों बातें हमारे यहाँ से करेक्ट है, आंसर 66 का ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहला, 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9 तथा 11वीं अनुसूचियां पर जोड़ी गई थी। पहली बात क्या होगी? यहाँ से करेक्ट है। दूसरी बात, प्रत्येक पंचायत को कम से कम 5 और अधिक से अधिक 25 वार्डों में बांटा गया था। राइट, सेकेंड बात यहाँ से हमारी गलत हुई, क्योंकि यहाँ पर जो संविधान के भाग 9 है उसके अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत को क्षेत्र कम से कम 10 से अधिक यहाँ पर वार्डों में बांटा गया था, और 20 से अधिक 10 से अधिक और 20 मतलब 10 पंचायती क्षेत्र को और 20 से अधिक वार्डों में बांटा गया था, है ना। तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा, ओनली 1 करेक्ट है, आंसर 67 का ए सही हो जाएगा। 68 है, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संतुष्टि की थी? आंसर हो जाएगा 68 का बी द्विस्तरीय, हाँ सेकेंड यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। 69, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? आंसर हो जाएगा 69 का सी 1992 में, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की महिलाओं में से 1/3 सदस्यों या 1/3 स्थान का आरक्षण प्रदान करने हेतु कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था? आंसर हो जाएगा 70 का यहाँ से ये पारित किया गया था 106वां संविधान संशोधन। ठीक है, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, क्वेश्चन 71 देखते हैं। 71 यहाँ से निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, इसको देखते हैं। पहला है, खरीफ की फसल के अंतर्गत चावल, ज्वार, बाजरा, मूंगफली इत्यादि यहाँ पर आते हैं। ठीक है, पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी, सही है। दूसरा, रबी की फसल में सर्दी में बोई जाती है। ठीक है, सर्दी के मौसम में बोई जाती है और बसंत के मौसम में काट ली जाती है, ये भी बात हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, जिसमें से हमारा जौ, गेहूँ, सरसों, है ना, मटर, तिल, ये सब शामिल होता है। आगे क्या होगा? करेला एवं मूंग की दाल फसल जायज फसल में जो जायज फसल होती है उसमें अंतर्गत आती है। तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट है, तीनों बातें करेक्ट है। 71 का आंसर डी यहाँ से सेव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 ने केंद्र और राज्य में दोनों में जीएसटी लगाने के लिए समवर्ती शक्तियां प्रदान की थी। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। जीएसटी को एक नए राष्ट्र कर प्रणाली लागू करने के लिए 1 जुलाई 2016 से अप्रत्यक्ष कर के रूप में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो सेकंड बात यहाँ से हमारी क्या होगी? गलत है, क्योंकि आर्टिकल यहाँ पर जो बोल रहा है एक राष्ट्र एक कर प्रणाली जो लागू करने के लिए, तो यहाँ से सेकंड बात जो है ये गलत होगी इसकी, है ना, क्योंकि यहाँ पर 1 जुलाई 2016 से अप्रत्यक्ष कर को लेकर के आरंभ किया गया था। सेकंड बात यहाँ से इसकी
यहाँ पर जो था संविधान संशोधन ने केंद्र और राज्य दोनों को लेकर के यहाँ पर जीएसटी लगाने की समवर्ती शक्तियाँ प्रदान की थी, है ना। तो यहाँ पर क्या बोला था इसने, यहाँ पर बोला था 1 जुलाई से प्रत्यक्ष कर लगाने के लिए आरंभ किया था। थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। स्टेटमेंट ये भी ठीक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक राष्ट्रीय कर प्रणाली थी जो इसको लेकर के यहाँ पर लागू करने 1 जुलाई से देखो ये स्टेटमेंट यहाँ पे देखो गलत दे रखा है, लेकिन एक बार इसको स्टेटमेंट को देख लेना है। तो मुझे यहाँ पर स्टेटमेंट सही लग रहा है वाला, एक बार जो स्टेटमेंट इसको पढ़ के अपना अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको आंसर को देखना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आंसर मिस्टेक दिया हुआ है, राइट, आंसर में यहाँ पर ब्लैंक दिया हुआ है, राइट, कुछ नहीं। तो देखो पहले यहाँ से हमारा करेक्ट होगा, पहली बात यहाँ पर सही बोला है, राइट। दूसरी बात यहाँ से भी सही होनी चाहिए, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए, आंसर सी होना चाहिए। एक बार अपने आप यहाँ से इसको दोनों जो चीज़ें इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। 72 क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर या तो फिर 72 क्वेश्चन में टेलीग्राम चैनल पे आपको बता दूंगा सॉल्व करके, राइट। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। जीडीपी अपस्फीति कारक जो हमारी जीडीपी डिफ्लेटर होती है क्या दर्शाती है, ये दर्शाती है कि यहाँ पर जो चालू कीमत पर जो जीडीपी है और स्थिर कीमत पर जीडीपी का अनुपात को, है ना। तो यहाँ से क्या होगा, 20 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 74 है, निम्नलिखित तत्वों पर विचार करना है। अपस्फीति क्या होता है ये बताना है। मुद्रास्फीति, अवमुद्रास्फीति क्या होता है, मुद्रास्फीति जनित मंदी क्या होता है, और प्रत्यस्फीति क्या होता है, ठीक है, डिफ्लेशन। तो देखो देखते हैं यहाँ से 74 है, इसको देखते हैं। पहला हमारा हो जाएगा अपस्फीति, ये हमारा संपूर्ण अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का समान स्तरों में जो हमारी कमी हुई है, सही है। दूसरी बात अवमुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति की दर गिर जाती है और ये ऋणात्मक हो जाती है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की सेवाओं के समान कीमत स्तर पर होती है, और यदि ये वस्तुओं की कीमत या सेवाओं में अधिक होती है तो यहाँ पर उस स्थिति में ये समझ मुद्रा जो होती है उसकी आपूर्ति नहीं मानी जाएगी और ये अपस्फीति घटित हो सकती है। तो यहाँ से गलत हो जाएगा। मुद्रास्फीति जनित मंदी ये कोई आर्थिक समृद्धि नहीं है और बेरोजगारी यहाँ पर अधिक होती है और वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है, ये भी बात सही है। चौथा प्रत्यवस्फीति, अपस्फीति के बाद यहाँ पर सोचना पुनः कीमतें बढ़ने की घटना होती है। तो 1, 3, 4 हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 74 का जो आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ से ये 1, 3, 4 बी यहाँ से सही होगा। क्वेश्चन नंबर 75, विषम चुनना है। इनमें से कौन सा, मतलब विषम मतलब कौन सा नहीं मैच कर रहा है, इसमें से नहीं मन की बातों को मेल खाता है। आंसर हो जाएगा 75 का डी, प्रवेश कर, है ना। व्यवसाय कर, संपत्ति कर, आय कर, ये सब हमारा मैच कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा व्यवसाय कर, व्यापार कर या रोजगार पर लगाया जाने वाला एक पर प्रत्यक्ष कर होता है, ठीक है। और हमारा यहाँ पर जो प्रवेश कर होता है ये राज्य सरकार द्वारा उपयोग और उपभोग या बिक्री के लिए यहाँ पर स्थानीय क्षेत्रों के लिए प्रवेश की अनुमति के लिए यहाँ पर लगाया जाता है, एक अप्रत्यक्ष कर होगा। तो आंसर हमारा क्या होगा, डी यहाँ से करेक्ट होगा, ये मतलब विषम है। क्वेश्चन नंबर 76, वह राशि जिसके द्वारा अपने ऋण पर ब्याज भुगतान को छोड़कर सरकार का व्यय उसके कुल राजस्व से अधिक हो जाता है, क्या कहलाता है। आंसर हो जाएगा ये कहलाता है प्राथमिक घाटा, ठीक है। वह राशि जिसके द्वारा अपने ऋण पर ब्याज भुगतान को छोड़कर सरकार द्वारा व्यय के कुल राजस्व का यहाँ पर अधिक हो जाता है, उसको प्राथमिक घाटा यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। तो आंसर यहाँ से डी करेक्ट होगा। प्राथमिक घाटा बराबर क्या होता है, प्राथमिक घाटा इक्वल होता है राजकोषीय घाटा माइनस सरकार द्वारा ब्याज भुगतान, ठीक है। तो याद रखना है, आंसर यहाँ से 76 का डी करेक्ट होगा, ठीक है। इस टाइप से देखो यहाँ पर जो एडुटेरिया का टेस्ट नंबर यहाँ पर फुल डेंग टेस्ट यहाँ पर 5 हुआ है, ठीक है। कल जो यहाँ पर हुआ है वो मैं आज यहाँ से करा रहा हूँ। पार्ट 1 मैंने आपको करा दिया, पार्ट 2 मैं आपको कल करा दूंगा। यहाँ पर 76 क्वेश्चन करा है, इसके बारे में कुछ टॉपिक मैंने आपको दिए, जैसे कि ऊपर कुछ क्वेश्चन मिस्टेक था वाला, वो थोड़ा सा आपको देखना है, पढ़ना है। बाकी और जो टॉपिक आपको नहीं समझा उनको जाकर डीप में थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है। बाकी मैं एक दोपहर तक एक पेपर और कराऊंगा, वहाँ से भी आप एक पेपर और कर पाओगे, करीब यहाँ से 70 से 80 क्वेश्चन वहाँ पे भी होंगे, ठीक है। बाकी कोई डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। यहाँ पे मैं 8:30 बजे तक इसको अपलोड करूँगा, राइट। एंड करते हैं इसको, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।